हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को। और क्रिटिकल थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड ओरिजिन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये मेरी थर्ड वीडियो है क्रिटिकल थ्योरी के लेक्चर के ऊपर। 2 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्रिटिकल थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल वॉज ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स known for developing critical theory and popularizing the logical method of learning by interrogating society's contradiction। वो कहते हैं कि जो पॉपुलराइज इन लोगों ने किया लॉजिकल मेथड को लर्निंग के, कैसे किया, सोसाइटी के अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं उनको इंटरोगेट करके, उन पर क्वेश्चंस करके। अब सोसाइटीज़ के अंदर कंट्राडिक्शंस डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसानों को होमोसेपियंस ट्रीट करने की बजाय, इंसान ट्रीट करने की बजाय जेंडर की बेस पर ट्रीट किया जाए, ये एक कंट्राडिक्शन हो सकती है। और भी कई हो सकती हैं, ये तो मैंने वैसे एक एग्जांपल दी है। इनका मेन एम क्या था? डेवलपिंग मार्क्सिस्ट स्टडीज़ इन जर्मनी, यानी कि मार्क्सिस्ट स्टडीज़ जो हैं उनको जर्मनी में हमने डेवलप करवाना है, स्टडी करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिटिकल मेथड इज़ फॉर रीचिंग। इसका इन्फ्लुएंस जो है बहुत फार रीचिंग है। की इश्यूज एंड फिलोसफिकल प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ स्कूल इन्वॉल्व द क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, कैपिटल सोसाइटी, definition of social emancipation as well as the detection of pathologies of society। ये सब इनके प्रीऑक्यूपेशंस में आ जाएंगे। और पैथोलॉजी का मतलब होता है कि आपके रवैये का वो पहलू जो एक्सट्रीम भी है, अनरीजनेबल भी है और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्रिटिकल थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसकी जनरेशन्स पर बात करते हैं। इसकी 3 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन्स के अंदर ये वाले थ्योरिस्ट आ जाएंगे: मैक्स हॉकमायर, थियोडोर एडोर्नो, हेर्बर्ट मार्क्यूस, वॉल्टर बेंजामिन, फ्रेडरिक पोलॉक, लियो लोवेंथल एंड एरिक फॉरम। ये वो क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्रिटिकल थ्योरी के अंदर। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे जर्गन हैबरमास, कंट्रीब्यूटेड टू द ओपनिंग ऑफ डायलॉग बिटवीन सो कॉल्ड कॉन्टिनेंटल एंड द एनालिटिक ट्रेडिशंस। हैबरमास का नाम हम लोगों को सेकेंड जनरेशन के अंदर सबसे ऊपर मिलेगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ाया और इनकी थीरीज़ जो, उनकी टीचिंग्स जो थी, सबको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ऊपर। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जी थर्ड जनरेशन जो थी वो मुश्तमिल है या तो हैबरमास के स्टूडेंट के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट में थे, या वो लोग जो एजुकेटेड थे, ऑलरेडी स्कॉलर्स थे और उन्होंने उसके अंडर रहकर हैबरमास के चीज़ें उससे सीखी। तो इस तरह थर्ड जनरेशन के जो मेंबर्स हैं, क्रिटिकल स्कॉलर्स हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन जो है उसका टाइम पीरियड बहुत बड़ा था। हम ये नहीं कह सकते कि 30 से 70s तक था या 40 से 80s तक था, इसलिए हम कहेंगे कि वो शार्पली डिफाइन हम उसको नहीं कर सकते। और जो सेकंड ग्रुप था थर्ड जनरेशन का, वो अमेरिकन स्कॉलर्स पर मुश्तमिल था जो हैबरमास से मुतासिर हुए और उन्होंने उसके अंडर रह के चीज़ें उससे सीखी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। फर्स्ट वन कौन सा था? एंड्रियो फीनबर्ग, डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ मार्क्यूस, और पीपल सच एज एल्बर्ट वेल्मर्स। सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अमेरिकन स्कॉलर्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हैबरमास। नेक्स्ट मूव करते हैं Origin of Frankfurt School. In 1923, Marxist scholar Karl Grunberg founded the institute, initially financed by another such scholar, Felix Weil। 1923 के अंदर कार्ल ग्रोनबर्ग फाउंडर था इसका, और फेलिक्स वेल स्कॉलर जो था वो फर्स्ट टाइम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस स्कूल को, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल स्कॉलर्स आर नोन फॉर कल्चरली फोकस्ड नियो मार्क्सिस्ट, यानी कि सिर्फ मार्क्सिज्म नहीं, कल्चरली फोकस्ड, कल्चर पर फोकस करके उसमें जो सिस्टम्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको एनालाइज किया। ये एक किस्म की रीथिंकिंग थी। जो एक्चुअल मार्क्सिज्म था उसमें कुछ चेंजेस की थी इन लोगों ने, अपडेट किया था अपने दौर की डिमांड्स की ज़रूरियात के मुताबिक, इसलिए उनको कहा जाता है कल्चरली फोकस्ड नियो मार्क्सिस्ट। मार्क्स फेल्स प्रिडिक्शंस ऑफ रेवोल्यूशन
इंडिविजुअल्स वर डिसमेड, डिसमेड का मतलब होता है मायूस, by the rise of orthodox party Marxism and dictatorial form of communism। मार्क्स ने रेवोल्यूशन की प्रिडिक्शन की, लेकिन वो फेल्ड साबित हुई। वो कहता है इसके नतीजे में इंडिविजुअल्स जो थे वो मायूस हुए। एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का मार्क्सिज्म यानी पार्टी पॉलिटिक्स में इसके इन्वॉल्व किया गया, और दूसरा ये कि डिक्टेटोरियल कम्युनिस्ट जो रिजीम्स थी गवर्नमेंट की वो बन गई, जैसे इसकी बड़ी मिसाल है रशिया। दे टर्न देयर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रूल थ्रू आइडियोलॉजी और रूल कैरिड आउट इन रियलम ऑफ कल्चर। जो हम लोगों के थ्योरिस्ट थे, इन लोगों ने अपनी तवज्जो जो थी, अपनी अटेंशन जो थी, वो मरकूज़ कर ली एक प्रॉब्लम की तरफ, जो क्या थी, किस चीज़ की, के रूल थ्रू आइडियोलॉजी, के लोग आइडियोलॉजी के ज़रिए रूल करते हैं, ग़ुलाम बनाते हैं लोगों को, तो उसका हल निकाला जाए। या रूल कैरिड आउट इन द रियलम ऑफ कल्चर, कल्चर की सरहद के अंदर अंदर, कल्चर के डोमेन के अंदर अंदर कैसे मुतासर करके लोगों पर रूल किया जाता है। यानी इन्होंने एक सोसाइटी के अंदर मौजूद जो ऐसे सिस्टम थे जिनको इस्तेमाल करके लोगों को ग़ुलाम बनाया जा सके, जिनको इस्तेमाल करके उन पर हुकूमत की जा सके, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया। दे बिलीव दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ इनेबल्ड दिस फॉर्म ऑफ रूल। अब उनका क्या मानना था कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें एडवांसमेंट क्यों हुई है, उन्होंने ये पॉसिबल बनाया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Their ideas overlapped with Italian scholar Antonio Gramsci theory of cultural hegemony। एंटोनियो ग्राम्सी पॉलिटिकल थ्योरी में इसका भी बहुत बड़ा नाम है, किसी कल्चर की बुनियाद बनाना। अब हेजमनी का क्या मतलब है, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर हावी हो जाना, डोमिनेंट होना। Core concerns of the scholar of the Frankfurt School was rise of mass culture। इनका जो मेन कंसर्न था वो मास कल्चर यानी कि राइज ऑफ मास कल्चर था। मास कल्चर क्या होता है, एक चीज़ का ट्रेंड, एक चीज़ का ट्रेंड चलना तो वो पूरी दुनिया में फैल जाए, ऐसा ट्रेंड। अब किसी मुल्क या किसी इलाके का वो कल्चर नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी और उन चीज़ों की वजह से मास कल्चर में तब्दील हो जाता है। अगर एक मखसूस चीज़ है, उसका ट्रेंड चला, तो वो एक मुल्क तक ही महदूद नहीं रहा, एक शहर तक नहीं रहा, एक मुल्क की बात हो रही है, मुल्क तक भी महदूद नहीं रहा। दूसरे अल्फाज में एक फ्रेम का इस्तेमाल करना है। अब आपके पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, जो आजकल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, चिट चैट, स्नैपचैट, उन्होंने वो मास कल्चर के राइज को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आपको बता दिया जाता है पहले ही कि फ़िल्म मूवी आई है, उसने इतने करोड़ डॉलर का बिज़नेस किया है, ये मास मीडिया मास कल्चर ही तो है। कि एक मूवी रिलीज़ हुई, उसकी ये थीम है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर वो देखी जा रही है सिनेमास में, और ये सब क्या है, मास कल्चर का राइज़ है। और इसके अंदर कल्चरल प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ होते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट अलाउड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म। कल्चरल प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ होते हैं मास स्केल पर, म्यूज़िक, आर्ट और फिल्म। और आपको पता है जब ये सब कुछ था ना, क्रिटिक्स जब ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस वक्त सिनेमा और रेडियो जो था ना, उसका न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था। टेलीविज़न नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उस वक्त। इवन के जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये तो अभी आ रहे हैं ना। उस वक्त तो सोशल मीडिया मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई सिनेमा नहीं, कोई रेडियो नहीं, ये चीज़ें अभी न्यू आ रही थी उसके अंदर। और उस वक्त ये लोग क्या कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट लेकर आ रही है। अब वो क्या कहते हैं कि दे ऑब्जेक्टेड टू हाउ टेक्नोलॉजी लेड टू सेमनेस इन प्रोडक्शन एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। अब वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेमनेस ले आई है, हर जगह एक ही चीज़ है। अब देखें ना, ये तो शिकायत पेरेंट्स को भी होती है कि जी जब से मोबाइल आया है पास बैठना छोड़ दिया है, काम करना छोड़ दिया है, ये करना छोड़ दिया, वो करना छोड़ दिया है। तो ये क्रिटिकल थ्योरी की बात को इस तरीके से समझ लें कि यही चीज़ वो लोग कह रहे हैं कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, लोग पैसिवली बैठकर
एलईडी पर, लैपटॉप पर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। वो एक्टिवली एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं हो पाते जैसे पहले करते थे। सो स्कॉलर्स थ्योराइज दैट दिस एक्सपीरियंसेस मेड पीपल इंटेलेक्चुअली इनएक्टिव एंड पॉलिटिकली पैसिव। वो कहते हैं कि इस चीज़ ने लोगों को इंटेलेक्चुअली इनएक्टिव बना दिया है और पॉलिटिकली पैसिव बना दिया है। क्यों? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बेकार हो जाती है। सेम गोज़ फॉर माइंड, इसे भी आप यूज़ नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। यूज़ से मुराद यहाँ पर थिंकिंग का काम। अब थिंकिंग जो है उससे क्या मुराद कि जज करने वाली थिंकिंग, बाकी चीज़ें तो बंदा सोचता ही रहता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि एक चीज़ को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक चीज़ की अगर उसको आदत नहीं है तो वो कैसे करेगा कोई काम। अब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकिंग की जाती है सरसरी तौर पर, इस तरह लोग फिर ख़ुद को भी धोखा देंगे और आगे भी सबको धोखा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है ना, चाहे वो फासिज़म हो कुछ भी हो, वो कहते हैं ठीक है, बनी बनाई चीज़ आ गई है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। इनएक्टिव से मुराद यहाँ पर अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। बनी बनाई चीज़ आ गई है, पार्टी के तर्जुमानों ने दे दी है, लीडर ने दे दी है, ठीक है यही होगा। यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी हमें क्या बता रही है कि यूज़ योर माइंड, थिंक योर ओन, और इट इज़ यूज़लेस। बहरहाल आगे चलते हैं। Frankfurt School argued that this process was one of the missing links in Marx's theory of the domination of capitalism and explained why revolution never came. अब क्या कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने आर्ग्यू किया कि ये जो प्रोसेस है मास मीडिया या मास कल्चर वाला, ये चीज़ मार्क्स की थ्योरी में से मिसिंग थी और इसके थ्रू उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया। ये वही चीज़ है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर बंदा रहता है कि जी ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया, वैसा है, नसीब ही ऐसा था, किस्मत ही ऐसी है, कौन सा हमने ठीक कर लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर होती है। तो वो कहता है इसलिए रेवोल्यूशन नहीं आया। ये उन्होंने बताई थी वजह, इस वजह से रेवोल्यूशन नहीं आया। Marcuse took this framework and applied it to consumer goods and the new consumer lifestyle that had just become the norm in Western countries in the mid-1900s. मार्क्यूज़ ने जो ये फ्रेमवर्क लिया, जो आइडिया लिया कि हर दौर की कुछ आइडियालॉजीज़ होती हैं, पूरी दुनिया के जो ट्रेंड्स होते हैं वो किसी एक कंट्री में चलता है, तो वहाँ से शुरू होता है और जहाँ जिस कंट्री की बात हो रही है वो बहुत बड़ी कंट्री है। पूरी दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं वो आइडियोलॉजी उनके पीछे होती है कि चीज़ें ख़रीदो, आपके सामने टीवी पर चीज़ ऐसे बना के पेश की जाएगी कि आप इस ज़िंदगी का एम बना लेते हैं। इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। और ये कैपिटलिज्म की एक इविल है कि इसने जो चीज़ बना दी उसने बेचनी ज़रूर है। वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें सेल करने के लिए कि आपको लगे पता नहीं क्या चीज़ है, बेशक इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो ना हो, वो चीज़ आपको ऐसी लगेगी जैसे सोने की चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोप का ऐड देखा होगा। वो कैसे दिखाते हैं सोप का ऐड कि जी उसके अंदर मिल्क है, रोज़ है, आलमंड ऑयल है और पता नहीं क्या क्या। वो ऐसे दिखा रहे थे जिस तरह सोप नहीं किसी खाने की चीज़ की रेसिपी दिखा रहे हो। तो इसके पीछे क्या है? आइडियालॉजी है। किस चीज़ की? कंज्यूमरिज्म की। और कंज्यूमरिज्म के पीछे किस चीज़ की आइडियालॉजी है? रोमांटिसिज्म की। ये जो आपका दौर है आइडियोलॉजी का, ये आपको खर्च करने पर उकसाता है, हर तरफ से आप पर प्रेशर डालता है। बड़े बड़े बिल बोर्ड, सोशल मीडिया, बार बार एक ही चीज़ आपको दिखाई जाती है। आपके माइंड को ऐसे बाउंड कर दिया जाता है कि आप उसके अलावा कुछ देख ही ना सकें, आप मजबूर हो जाएं खर्च करने के लिए। He argued that consumerism functions in much the same way, for it maintains itself through a creation of false needs that only the products of capitalism can satisfy. यानी कि कैपिटलिज्म है ही इसी चीज़ का नाम कि आप स्पेंड करें। ये एक ऐसा ईरा है जो आपको पुश करे चीज़ों को ख़रीदने के लिए। इंसान अगर किसी एक आइडियोलॉजी पर मुत्तफिक हो जाएं तो सारे उसे फॉलो करने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। Try to free from ideology to prove capitalism theory wrong. Ideology of consumerism is a kind of attraction. अब यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी हम लोगों को क्या बता रही है, उसका मेन एम क्या है? इन लाइंस के थ्रू वो क्या बता रही है कि आइडियोलॉजी ऑफ कंज्यूमरिज्म इज़ अ काइंड ऑफ
attraction. So you buy that thing that they want you to buy. ये था क्रिटिकल थ्योरी का एम, टू एक्सप्लेन सोशल रियलिटी, टू चेंज थिंग्स एंड क्रिटिसाइज रॉन्ग थिंग्स. नेक्स्ट मूव करते हैं. Initial concerns of Frankfurt School. Frankfurt School extended the work of Marx, Weber, and Freud, as well as considering the pull of authoritarian regimes, the relationship between art, technology, mass society, and social psychology. फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्स, वेबर, फ्रूड के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये चीज़ें बीच में शामिल की. In its initial phases, critical theory attempted to differentiate the idea of real democracy. उन्होंने जो रियल डेमोक्रेसी है उसका तसव्वुर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, ये बताकर कि जो करंट वाली डेमोक्रेसी है ये नहीं है, असल वाली कोई और है. According to the theorist, real democracy is irrational because it allows individuals to gain control over the social process that affect themselves and their life choices. रियल डेमोक्रेसी जो है वो अक्ल पर बेस करती है. अक्ल यानी कि आपकी सोच पर, कि ये जो सोशल प्रोसेस हैं इनको कंट्रोल देती है. रियल डेमोक्रेसी वो होती है जो आवाम को उन सोशल फैक्टर्स पर कंट्रोल देती है जो कि ज़िंदगियों पर, उनकी चॉइसेस पर असरअंदाज होती है. ज़िंदगी पर कौन सा फैक्टर असरअंदाज होता है? आपकी चॉइसेस. जो चॉइसेस आपने ली लाइफ में वो ऐसा ही है, ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएं कि ऐसी कानून साजी करें जो आपकी ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट करे, आपकी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करे. तो आपको कंट्रोल मिलना चाहिए कि आप फ्रीली चूज़ कर सकें. वो कहता है ये डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोगों को उन सोशल प्रोसेस का कंट्रोल दिया जाए जो उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो. नेक्स्ट फेज ऑफ क्रिटिकल थ्योरी वर कंसर्न विद एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड सच एज द इमर्जेंस ऑफ फासिज्म इन 1930s. ये जो एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स आए थे ये इनको एड्रेस कर रहे हैं. उस वक्त जो एंटी डेमोक्रेटिक थे उनको ये निशाना बना रहे थे. These studies focused on phenomena such as fascist states and authoritarian personality. अब ये स्टडीज़ बेस करती हैं फाशिस्ट स्टेट्स पर और अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी पर. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिटलर की पर्सनैलिटी है वो कहता है वो अथॉरिटेरियन टाइप है. वो क्या कहता है? वो समझता है अपने आप को जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ और मेरे सिवा बाकी सारी बातें गलत हैं. तो वो उसका पीछे कौन सा माइंड है? अथॉरिटेरियन माइंड है. तो ये लोग क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले कि लोगों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी थीरीज़ बनाएं कि लोग जो होते हैं वो ऐसी रिजीम्स के बायस ना बने. फासिस्ट रिजीम्स तभी बनेंगी ना जब पीछे कोई अथॉरिटेरियन माइंड होगा, और अगर ऐसा माइंड होगा तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही ट्रेंड बनाएंगे कि उनका राज चले, उनके अलावा किसी की ना मान जाए. छोटी से छोटी बात जो है उनसे पूछकर उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें. ठीक है. Hockmeyer saw these anti-democratic trends and this process is called reification as undermining people's ability to determine their own social circumstances. वो ये मानता है कि ये लोगों की इस एबिलिटी को कि वो अपने सोशल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करें उसको ये अंडरमाइन कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फासिस्ट स्टेट है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रही है एक एरिया पर. वो अपने फासिस्ट बंदों को कंट्रोल करते हैं. बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं कर सकता, कोई लाइफ चॉइसेस नहीं होती, वो कोई चीज़ चूज़ नहीं कर सकता, किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पाता. और ये लोगों के उस राइट को जो उनके सोशल सर्कमस्टांसेस का बायस होते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहे. ऐसे फासिस्ट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. Reification is a complex idea where something that is immaterial is treated as a material things. Reification ऐसी बात जो material नहीं होती, practical नहीं होती, इसमें कमी पेशी ज़्यादा थोड़ा measure करने का कोई आला नहीं होता, उसको कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पीनेस आ गई, फियर, इविल, इन चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इसको मटेरियल थिंग्स की तरह लिया जाता है. अब आप देखें इस अथॉरिटेरियन सिस्टम की वजह से लोगों में बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है. इससे बचने की ज़रूरत है. ये ब्लाइंडली फॉलोइंग से जो है ना चीज़, इससे बचने की ज़रूरत है. विजडम से काम लिया जाए, इस चीज़ को छोड़ दिया जाए. आप बचेंगे तो आपके बाद में आने वाले बचेंगे, वरना आप तो खुद तो फंसेंगे, जो आगे आएंगे उनको भी फंसवाएंगे.
आप अपने आसपास ही देख लें, विद इन फैमिलीज़ लोग तबाह हो रहे हैं ब्लाइंडली फॉलोइंग की वजह से। राइटफुली अप्लाई करें चीज़ों को, लाइफ की चॉइसेस पर गौर करें, ख़ुद के साथ डिसऑनेस्टी ना करें। अब ब्रीफिकेशन जो थी वो 2 लेवल्स पर हुई थी, एक स्मॉल लेवल पर और एक लार्ज लेवल पर। जो स्मॉल लेवल पर हुई थी उसमें क्या था कि लोग सपोर्ट कर रहे थे अथॉरिटेरियन सिस्टम को, और लार्ज स्केल पर जो हुई थी वो लॉन्ग पीरियड के लिए हुई थी और एग्ज़ामिन किया गया था कि लोगों पर अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है हिस्ट्री के थ्रू। हैबरमास ने एनालाइज़ किया कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में इस चीज़ को क्या कहेंगे, पब्लिक स्फेयर और अथॉरिटेरियनिज़म जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स, यू शुड टेक विजडम, यूज़ सेंस, चूज़ एन ऑनेस्ट लाइफ। ये वो चीज़ें हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स ने ऑब्ज़र्व की, जिन पर उन्होंने आर्ग्यू किया, और ये वो चीज़ें हैं जो क्रिटिकल थ्योरी हमें बताती है। वो क्या कहते हैं कि अ मिस्टेक रिपीटेड इज़ नॉट ए मिस्टेक बट इट्स ए हैबिट। तो अपनी लाइफ चॉइसेस जो हैं वो सोच समझ कर चूज़ करें और विजडम इस्तेमाल करें। ये था क्रिटिकल थ्योरी का मेन एम, ये इसके ओरिजिन्स के अंदर आता है। बहरहाल आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।